आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो पिछले कक्षा में हम लोगों ने अध्ययन किया था माहेश्वर सूत्र और उससे बनने वाले प्रत्याहारों का। अच्छा, अब हमने प्रत्याहार पढ़ लिए थे, तो पहले एक चीज़ हम जान लेते हैं कि प्रत्याहार जो शब्द है वो कैसे बना है। प्रत्याहार शब्द का निर्माण कैसे हुआ है? जैसे हमने संस्कृत शब्द का निर्माण किया था, व्याकरण शब्द का निर्माण किया था, वैसे प्रत्याहार शब्द का भी निर्माण हम देख लेते हैं। प्रति उपसर्ग प्लस आंग उपसर्ग, फिर है हरि धातु और घई प्रत्यय, ये लग करके इतना बनता है प्रत्याहार शब्द। प्रत्याहार शब्द का अर्थ हमने जाना था क्या होता है? संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण, प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी किसी भी चीज़ को हम अगर जो संक्षेप में कहना चाहें, किसी भी चीज़ का मतलब क्या है कि वर्णमाला में से अपनी वर्णमाला के वर्णों को हम छोटे रूप में कहना चाहें तो हम प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं। अब पाणिनि ने अपने इन प्रत्याहारों को बना करके अपने अष्टाध्यायी में सब कुछ बहुत सरल कर दिया है। जैसे संधि करने के लिए जब हम पढ़ते हैं संधि, तो वहाँ पे हमको एक एक वर्ण न पढ़ना पड़े, इसके लिए इन्होंने प्रत्याहार बनाए हैं। तो देख लेते हैं, प्रति और आंग ये दोनों उपसर्ग हैं। ह्री क्या है? ह्री धातु है। और घय क्या है? घय प्रत्यय है। तो इतने यानी उपसर्ग और प्रत्यय लग करके बना है प्रत्याहार शब्द, और प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। यहाँ तक हमने जान लिया था प्रत्याहार कैसे बनते हैं, किस प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। तो अब माहेश्वर सूत्र पढ़ लिए, प्रत्याहार पढ़ लिए, इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? इसके बाद हम पढ़ लेते हैं वर्णमाला का विभाजन। वर्णमाला का विभाजन। अब आप बोलेंगे वर्णमाला तो हम पढ़ चुके, माहेश्वर सूत्रों को ही वर्णमाला कहा जाता है, तो वर्णमाला हमने पढ़ लिया है, तो ये वर्णमाला विभाजन क्या है? तो जो हमने वर्णमाला अभी पढ़ा है माहेश्वर सूत्र, वो पाणिनि का विभाजन था। पाणिनि ने उसे 14 भागों में बांटा है, हम उसको अपने वर्णमाला के हिसाब से बांट लेते हैं। तो वर्णमाला का विभाजन कितने भागों में किया गया है? ऐसा प्रश्न आए तो 2 भागों में किया गया है। लेकिन यदि ऐसा पूछा जाए कि पाणिनि ने वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया है, तब आपका उत्तर होगा कि 14 भागों में। और ऐसे साधारणतः पूछा जाए कि वर्णमाला का विभाजन कितने भागों में है, तो 2 भागों में। पहला हो जाता है स्वर, दूसरा हो जाता है व्यंजन। स्वर हमने अभी देख ही लिए वर्णमाला में, यानी माहेश्वर सूत्र में, वहाँ पे हमको कितने स्वर मिले थे? 9 स्वर। व्यंजन कितने मिले थे? तो 33 व्यंजन वहाँ पे हमको मिले थे। अब ये हो गए 2 विभाजन, स्वर और व्यंजन। अब इनके भी भाग होते हैं, तो स्वरों का विभाजन हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्वरों का विभाजन 2 आधार पे किया गया है। एक तो किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा किया गया है आपका मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर 2 आधार पे विभाजन किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर और मात्रा के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर कौन से भाग होंगे? तो इसके 2 भाग हो जाएंगे। एक हो जाता है मूल स्वर, दूसरा हो जाता है संयुक्त स्वर। ये तो हुआ उत्पत्ति के आधार पर विभाजन। अब मूल स्वरों को हम जान लेते हैं कि मूल स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो हमने अभी पीछे पढ़ा भी था पिछली कक्षा में, आ, ई, उ, री और री। ये 5 जो हैं ये मूल स्वर कहलाते हैं। आप हिंदी में
में पढ़ते होंगे मूल स्वरों की संख्या 4, लेकिन संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5 हो जाती है। 5 क्यों हो जाती है ये भी जान लेते हैं। 5 इसलिए हो जाती है कि री जो वर्ण है ये हिंदी में स्वर नहीं माना जाता है, हिंदी में ये वर्ण नहीं होता है। संस्कृत में री जो है ये स्वरों में बढ़ जाता है, इसलिए स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या 5 मानी जाती है। फिर देख लेते हैं संयुक्त स्वर कितने हैं। संयुक्त स्वर हैं ए, ओ, ऐ, औ। ये 4 जो हैं आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आप अपने विभाजन में यही देखें कि 9 स्वर होते हैं, यानी 5 हो गए मूल स्वर, 4 हो गए संयुक्त स्वर, 5 और 4 मिला करके हो गए 9। ये तो विभाजन हुआ हमारा उत्पत्ति के आधार पर। अब मात्रा के आधार पे कैसे बांटा गया है तो इसको भी देख लेते हैं। मात्रा के आधार पे जो है स्वरों का विभाजन किया गया 3 भागों में। पहला हो जाता है ह्रस्व स्वर, पहला हो जाता है ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर और तीसरा हो जाता है प्लुत स्वर, यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये 3 प्रकार के स्वर बताए गए मात्रा के आधार पे। अब मात्रा के आधार पे तो हम देख लेते हैं ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। तो अभी हमने जो मूल स्वरों में पढ़ा था वही हमारे ह्रस्व स्वर में आ जाएंगे, यानी वही ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, री और री, ये हमारे हो गए ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कौन से हो जाएंगे तो दीर्घ स्वर हम देख लेते हैं। जब ये ह्रस्व हैं इन्हीं का बड़ा वाला रूप दीर्घ में आ जाएगा, यानी आप देखेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और यहाँ पे री का भी बड़ा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ए, ओ, ऐ, औ। ये 8 वर्ण जो हैं हमारे दीर्घ वर्ण कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं ये 5, यानी ह्रस्व स्वरों की संख्या है 5, दीर्घ स्वरों की संख्या हो जाती है 8। अब ये 8 क्यों हो जाती है तो री का दीर्घ होता नहीं है, तो इस हिसाब से बचे 4 और इन चारों का दीर्घ वाला रूप, बड़ा वाला रूप यहाँ पे आ जाएगा। और 4 हमने पढ़े थे जो संयुक्त स्वर, वो भी दीर्घ होते हैं। दीर्घ क्यों होते हैं तो वो दीर्घ इसलिए होते हैं क्योंकि 2 से मिलकर बने हुए हैं। ए, ओ, ऐ, औ, ये 2 वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए ये हमेशा दीर्घ ही रहते हैं, इनका कभी ह्रस्व रूप नहीं होता है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, बड़ा ए। तो लेकिन यहाँ पे देखते हैं छोटा नहीं होता है, बचपन से भले पढ़ते आए हैं छोटा ए, बड़ा ए ना, तो लेकिन यहाँ पे छोटा ए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है क्योंकि ये जो वर्ड है आप देखेंगे आ और ई 2 स्वरों से मिलकर बना है ए, तो इसलिए ये दीर्घ कहलाएगा क्योंकि 2 का रूप है ये, इसलिए ये दीर्घ कहलाता है। और ओ किससे मिलकर बना है तो देख लेंगे आ, ऊ से मिलकर के बना है ओ। ऐ किससे बना है, अब ऐ जो ए है उसी से मिलकर बन जाएगा, आ और ए से मिलकर के बन जाएगा ऐ, आ और ओ से मिलकर के बन जाएगा औ। अच्छा, हम बचपन से पढ़ते आए हैं ए, ऐ, ओ, औ, लेकिन अब आपको यहाँ पे ऐसे पढ़ना पड़ रहा है ए, ओ, ऐ, औ। तो ये संस्कृत की वर्णमाला है, यहाँ पे आपको ऐसे ही पढ़ना है इसी क्रम में। क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको एक मिल जाएगा ए, ऐ, ओ, औ वाला, एक मिल जाएगा ए, ओ, ऐ, औ। तो आप इसे ही सही करेंगे, क्यों? क्योंकि माहेश्वर सूत्र में इसी क्रम से दिया हुआ है। ये हो गए ह्रस्व स्वर, ये हो गए दीर्घ स्वर। अब प्लुत स्वर कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो जितने भी स्वर हमने पढ़े हैं 9 स्वर, सभी का प्लुत बन जाता है, यानी आ जैसे हैं प्लुत हो गया, यानी ये चिन्ह लग गया। खाली ये चिन्ह लग जाता है तो वर्ण यानी स्वर वो प्लुत हो जाता है। अब ये वाला आ जो है ये प्लुत कहलाएगा। फिर हम देख लेते हैं ई भी ये प्लुत कहलाएगा। ऊ,
भी प्लुत हो जाएगा। री का भी प्लुत होता है, ली का भी प्लुत हो जाता है। ए प्लुत है, आए प्लुत है, फिर देखते हैं ओ प्लुत है, आओ, ये वाला औ प्लुत कहलाता है। तो ये वाला चिन्ह किसी भी स्वर के साथ लगा है वो स्वर प्लुत हो जाता है। अब आप इसका खाली ये जो स्वर है ये वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है प्लुत स्वर। आप अपने लौकिक संस्कृत में खाली एक ही उदाहरण देख सकते हैं, कौन सा? ये वाला आप कहाँ देखते हैं? आप देखते हैं ओम लिखा हुआ मिलता है, ओम। तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि ओम जो है इसमें किस स्वर का प्रयोग हुआ है, तो आप बताएंगे ओम स्वर जो है, ओम शब्द है इसमें प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है, यानी ये जो ओ है ये प्लुत है, ये प्लुत कहलाएगा क्योंकि ये चिन्ह इसमें लगा हुआ है। तो अब इनका विभाजन मात्रा के आधार पर किया गया है। मात्रा क्या है? तो ऐसा देखते हैं कि हम जब ह्रस्व स्वर का उच्चारण करेंगे तो उसके उच्चारण में हमें 1 मात्रा का समय लगेगा, और जब दीर्घ का उच्चारण करेंगे तो 2 मात्राओं का समय लगता है, और जब प्लुत का उच्चारण करेंगे तो 3 मात्राओं का समय लगता है। तो इसलिए ह्रस्व की 1 मात्रा कही जाती है, दीर्घ की 2 मात्राएं कही जाती हैं, और प्लुत की 3 मात्राएं कही जाती हैं। अब मात्रा कैसे हम नापेंगे कि 1 मात्रा का समय कितना है? तो इसके लिए कहा गया है कि यदि हमारी जो पलक होती है, पलक झपकने में, एक बार झपकने में जितना समय लगता है उसे 1 मात्रा काल कहा जाता है। यानी जब पलक बार बार झपकती है, आंख बंद होती खुलती है, तो वो जो पलक झपकने का समय होता है, एक बार जब पलक झपकती है उसे हम क्या कहेंगे? 1 मात्रा का समय कहेंगे। तो 1 मात्रा का समय ह्रस्व में लगा, 2 मात्रा का समय दीर्घ में लगा, 3 मात्राओं का समय प्लुत में लगा। अब 3 मात्राओं का समय क्या है, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ह्रस्व में जितना समय लगता है उसके 2 गुना समय आपका दीर्घ स्वर उच्चारण करने में लगेगा। जैसे आप बोलते हैं अ, और जब बोलेंगे आ तो मतलब उसके 2 गुना समय। अब प्लुत आ जब बोलेंगे तो इससे 3 गुना समय लगेगा। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब किसी को पुकारते हैं, किसी को आवाज़ दे रहे होते हैं दूर से, वहाँ पे आपको प्लुत का प्रयोग मिल जाएगा। चलिए, ये तो हो गया ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब यहीं पे मात्रा देख रहे हैं तो मात्रा को हम देख लेते हैं, ह्रस्व की 1, दीर्घ की 2, प्लुत की 3। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्यंजन वर्ण की कितनी मात्रा होती है, तो इसके लिए हम यहीं पे देख लेते हैं। 1 मात्रो भवेत ह्रस्वम, 2 मात्रो दीर्घम उच्यते, 3 मात्रस्तु प्लुतो गेयम, व्यंजनम 4 मात्रिकम। अब इसमें कहा क्या गया है? 1 मात्रो भवेत ह्रस्वम, ह्रस्व की 1 मात्रा होती है, 2 मात्रो दीर्घम उच्यते, यानी दीर्घ की 2 मात्राएं उच्यते माने कही जाती हैं। 3 मात्रस्तु प्लुतो गेयम, जो प्लुत स्वर होता है उसकी 3 मात्राएं जाननी चाहिए। व्यंजनम 4 मात्रिकम, व्यंजन की आधी मात्रा होती है। ऐसा प्रश्न देखेंगे बार बार आया है कि व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, तो आप इसी के आधार पे देख लेंगे कि व्यंजन की आधी मात्रा होती है। कोई भी व्यंजन लिखा है आप ऐसा लिखा देखेंगे, यानी ये आधा ही है। इसमें जब तक कोई स्वर न लगा दिया जाए, जब स्वर लगा दिया गया तो ये व्यंजन पूरा हो गया, यानी पूरा का कहलाया। अब व्यंजन के साथ व्यंजन मिल जाए तब भी वो पूरा नहीं होगा जब तक कि उसमें स्वर ना लगे। अब देखते हैं आधा का यानी का और का, दोनों का को हमने मिला दिया तो ये क्या बन जाएंगे? आधा का फिर आधा का, यानी 2 बार हो जाएगा। जब तक कि इसमें आ ना लगे तब तक ये कोई भी व्यंजन पूरा नहीं होता है।
तो इसलिए हम देख लेते हैं कि ह्रस्व की मात्रा 1, दीर्घ की मात्रा 2, प्लुत की मात्रा 3 और व्यंजन की आधी मात्रा। तो ये हो गई ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की बात। अब हम विभाजन देख रहे हैं तो इसी टाइम व्यंजनों का विभाजन भी देख लेते हैं। व्यंजन जो हैं, व्यंजनों को हमारे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हो जाते हैं? पहला हो जाता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो जाता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हो जाता है ऊष्म व्यंजन। अब जो नीचे से हम देखते हैं, ऊष्म व्यंजन की संख्या है 4। ये सबको पता है कौन से हैं? सा और हा। अभी हम पीछे की कक्षा में इसको पढ़ चुके हैं, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, र, ल, व। इनकी संख्या भी 4, तो ये भी 4 हैं, या, र, ल, व। स्पर्श व्यंजन क्या है, इनको देख लेते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र दिया गया है, कादयोः मावसानाः, कादयोः मावसानाः स्पर्शाः। अब इसमें क्या कहा गया? का आदि में हो जिसके, माँ अवसान में हो, वो क्या कहलाता है? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। कादयोः मावसानाः स्पर्शाः, यानी का जिसके आदि में हो, माँ जिसके अवसान में यानी अंत में हो, उतने वर्ण स्पर्श कहलाएंगे। तो आप स्पर्श को ऐसे समझ सकते हैं, का से लेकर के माँ तक। अब इनकी संख्या कभी कभी पूछ ली जाती है कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, तो का से माँ तक आप देख लेंगे कितने वर्ण आ जाएंगे? 25 वर्ण आ जाएंगे। स्पर्श वर्ण 25 आ जाते हैं। अब कभी कभी स्पर्श वर्ण न दे करके ऐसा पूछ लिया जाता है कि वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो हम देख लेंगे वर्गीय व्यंजन हमारे यही हैं। जो स्पर्श व्यंजन है वही वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। जब स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या भी 25 हो जाती है, यानी 5 वर्ग हो जाते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और इस तरह 5 वर्ग हो गए, एक वर्ग में 5 अक्षर, तो 5 वर्ग में 25 अक्षर। अब यहीं पे एक चीज़ और देख लेते हैं, हम विभाजन तो देख चुके हैं, यानी व्यंजनों का विभाजन 3 भागों में किया गया है। तो आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, कु, चू, टू, तू, पू, ये क्या कहा गया है? तो आप ऐसा समझेंगे, इनको कहा जाता है उदित वर्ण। एते उदिताः, कु, चू, टू, तू, पू, एते उदिताः, ये उदित वर्ण कहलाते हैं। यानी जो अभी हमने स्पर्श वर्ण पढ़े थे या जो वर्गीय वर्ण पढ़े थे, वर्गीय व्यंजन, वही ये भी हैं। इनको सिर्फ नाम दूसरा दे दिया गया, उदित वर्ण। तो आपसे मान लो ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि उदित वर्ण कितने हैं, तो जितने आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े उतने ही उदित वर्ण हो जाएंगे 25, यानी वही का से लेकर के माँ तक जो हमने पढ़ा है वही हो जाते हैं उदित वर्ण। अब इसको कैसे समझेंगे? कु का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? कु का अर्थ का वर्ग, चू का अर्थ चा वर्ग, टू का अर्थ टा वर्ग, तू का अर्थ ता वर्ग और पू का अर्थ पा वर्ग। ऐसे यहाँ पे कहा गया। अभी इसका काम हमको आगे लगेगा कहाँ पे? जब हम उच्चारण स्थान पढ़ते, वहाँ पे पढ़ते हैं अकु विसर्जनीया नाम कंठा, तो आ तो हो जाता है, फिर कु वहाँ पे आ जाता है। तो कु जो वहाँ पे आता है उसका यही मतलब है, कु का मतलब का वर्ग। तो ये कु, चू, टू, तू, पू, ये क्या है? ये वर्ग है, ये 5 वर्ग है। तो चाहे आपसे उदित वर्ण पूछा जाए, चाहे वर्गीय व्यंजन पूछा जाए, चाहे स्पर्श व्यंजन पूछा जाए, इनकी संख्या हो जाती है 25। तो ये तो हो गए हमारे व्यंजनों का विभाजन। अब इनके अलावा भी एक तरह का व्यंजन आपको मिल सकता है, जैसे आप जिनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। लेकिन हमारे यहाँ संस्कृत की वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन को अलग से नहीं बांटा गया है, यानी उसकी अलग से गिनती नहीं की गई है। वहाँ पे खाली आप ये देख लेंगे कि कौन सा वर्ण किससे मिलकर बना है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। अब
संयुक्त व्यंजन जो है अलग उसमें क्यों नहीं विभाजन किया गया, एक अलग टॉपिक क्यों नहीं बताया गया, वो इसलिए कि ये किससे मिलकर बना है, का और सा से मिलकर बना है। अच्छा, सा भी आधा था, लेकिन जब इसमें आ जुड़ जाएगा तो पूरा होगा। कैसे, ऐसे था, का आधा शा आधा, जब आ जुड़ गया तब ये पूरा छा बन गया। अब ये जो हम इसकी गिनती अलग क्यों नहीं करते छा की, क्योंकि का को हम एक बार गिन चुके हैं और सा को भी गिन चुके हैं। का को हम पढ़ लिए स्पर्श व्यंजन में, सा को पढ़ लिए हम ऊष्म व्यंजन में। जब इसकी गिनती हम एक बार कर चुके हैं तो इनसे मिल करके जो ये बना है छा, इसकी गिनती हम अलग से नहीं करते हैं। आपको पेपर में खाली यही पूछा जाएगा कि छा किससे मिलकर बना है, तो आप ऐसा कह सकते का और सा के मेल से बना है छा। इसी तरह देख लेते त और रा के मेल से बना है त्रा। ज्ञा किससे बना है, जा और न्या के मेल से। यानी जब ऐसे लिखेंगे तो मतलब इसमें आ लगा हुआ, जब ऐसे लिखेंगे तो मतलब आ हमको अलग से लगाना पड़ेगा। श्रा किससे मिलकर बना है, शा और रा से मिलकर बना है। अब इनकी गिनती अलग क्यों नहीं गई या इनकी संख्या क्यों नहीं निर्धारित की गई, तो इसके लिए अष्टाध्याय में लिखा हुआ है कि यदि हम इसको अलग गिनने लगेंगे तो एक आता है, जैसे हम प्र पढ़ते हैं वो भी तो इसी तरीके से बना है, प्र र प र और आ से मिलकर के प्र बना है। इसी तरह हम बहुत सारे संयुक्त अक्षर बना सकते हैं, द्र, द और र के मेल से बन जाएगा। तो इसीलिए पाणिनि ने कहा है कि संयुक्त अक्षर जो आते हैं, संयुक्त व्यंजन, उनको हम अलग से नहीं गिनेंगे, क्योंकि संयुक्त व्यंजन बहुत से हैं, जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे हम उसको संयुक्त कर लेते हैं। तो इसीलिए केवल इतना ही आपको जानना है कि किससे मिलकर बना है और किससे मिलकर बना है, यही जान लेना है। बाकी कितने हैं इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गए स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में एक चीज और आती है, वो देख लेंगे, जिनको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या है, तो स्वर और व्यंजन के अलावा भी कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं अपने लेखन में या उच्चारण में, और उनका हमारी वर्णमाला में योग नहीं किया गया, उनको जोड़ा नहीं गया, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया अयोगवाह। देखते हैं इनकी परिभाषा है, न योगवाह इति अयोगवाह। यानी क्या कहा गया कि न योगवाह, जिनका योग नहीं किया गया, इति वह अयोगवाह, वह अयोगवाह कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों की गिनती हमारे वर्णमाला में नहीं की गई है वो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। संस्कृत में अयोगवाह कितने हैं, तो 4 हैं। ये प्रश्न आया हुआ है कि संस्कृत में अयोगवाह कितने हैं, 4 हैं। आप हिंदी में देख लेंगे, वहाँ पे आपको 2 मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 हैं। कौन से 4 हैं, तो ये देख लेते। पहला है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है उपधमानीय और चौथा है जीवामूलीय। ये 4 हो जाते हैं अयोगवाह। अनुस्वार कैसा है, तो ऐसा रहता है, विसर्ग में 2 बिंदु आपको दिखेंगे। उपधमानीय जो है ये प और फा के पहले ऐसा चिन्ह लगा हुआ मिल सकता है। जीवामूलीय क्या है, तो का और खा के पहले अर्ध विसर्ग लगा हुआ मिलेगा, तो वो जीवामूलीय कहलाएगा। अब ये ऐसा चिन्ह क्यों बन जाता है, इसको भी देख लेते हैं। इन दोनों को क्या कहा जाता है, अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग कहा जाता है। ये
ये जो है ये चिन्ह अर्ध विसर्ग का ही, जैसे आप विसर्ग ऐसे बनाते हैं, इसको मान लो नीचे से काट दे, इसको ऊपर से काट दे, तो यही ये चिन्ह है जो आपको उपधमानीय और जिह्वा मूलीय में मिलेगा। अब इसको देख लेते हैं, जैसे आप बोलते हैं रामः करोति, मान लीजिए ये आपने वर्ण बोला, शब्द वाक्य बोला रामः करोति। अब इसी को आप जल्दी से बोलना चाहें तो विसर्ग का पूरा उच्चारण नहीं हो पाता है, वो आधा ही हो पाता है, तो इसको आधा लिख देते रामः करोति। तो आधा विसर्ग जब उच्चारण होगा तो ये का के पहले लगेगा, और का के पहले लगेगा तो ये जिह्वा मूलीय कहलाएगा। मान लो यही चिन्ह आपको किसी और यानी पा या फा के पहले लगा मिलता है, फलः पतति, ऐसा वाक्य लिखा हुआ है तो पा के पहले लगा है यही चिन्ह है, तो ये कहलाएगा उपधमानीय, लेकिन का के पहले लगेगा तो जिह्वा मूलीय कहलाएगा। तो अयोगवाहों की संख्या 4 है, अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानीय और जिह्वा मूलीय। तो आज की कक्षा में हमने देखा कि ये वर्णमाला का विभाजन था। इसके बाद मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।